बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम लोग जैम सर्वर को ऑन करेंगे। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ जैम सर्वर को। ये मेरा अपाची ऑन हो गया। ये मेरा MySQL भी ऑन हो रहा है। अभी पोर्ट करना जरूरी है। टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। जी ओपन हो गया, ऑन हो गया ये। अब मैं सबसे पहले PHP माई एडमिन पे जाता हूँ, तो मैं इस पर एडमिन पे क्लिक करूँगा। बाकी टैब्स मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि जो हम अपना फोकस अपने काम पर रख सकें। जी ये मेरा PHP माई एडमिन ओपन हो गया, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हमने अपनी डेटाबेस बनाई हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक है। इसमें जो है वो मैं सबसे पहले डेटाबेस जो मेरी है उसके बदले में यहाँ मुझे अपनी डेटाबेस याद नहीं है। मैं अपना पहले प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, वहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोरर पे क्लिक करें। अपना प्रोजेक्ट एडिडॉक्स में देखें। एडिडॉक्स एग्ज़ाम के बाद में एडिडॉक्स में आए। एडिडॉक्स के अंदर माई गिफ्ट स्टोर ये है। अब इसको मैं VS स्टूडियो कोड में ओपन करना चाहता हूँ। अगर आपके पास VS स्टूडियो कोड नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसे VS स्टूडियो कोड में ओपन करूँगा ताकि मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CMD। अब ये जो हमारा फोल्डर है, रूट फोल्डर, ये जो है ये हमारा CMD में ओपन हो गया। यहाँ पे आपने लिखना है कोड स्पेस के बाद डॉट लगा के एंटर प्रेस करना। अब यही सारा फोल्डर जो है ना, ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। जी ये ओपन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लें, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िग की फ़ाइल है। कॉन्फ़िग की फ़ाइल से हमें पता चलेगा कि हमारी कौन सी डेटाबेस है। इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें गिफ्ट स्टोर DB है। इस डेटाबेस का नाम जो है वो है गिफ्ट स्टोर DB। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ये देखें गिफ्ट स्टोर DB ओपन हो गया। इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए मैंने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ की है, क्योंकि इसमें अगर आप ये वाली अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में मैंने सबसे पहले डेटाबेस डिज़ाइन की। उसमें ये हमारी डेटाबेस का नाम है गिफ्ट स्टोर DB, और उसके अंदर ये डिफरेंट टेबल्स हमने क्रिएट किए, जैसे यूज़र्स का टेबल है, ट्रांजैक्शंस है, प्रमोशंस, पेमेंट, ऑर्डर्स, गिफ्ट्स, फीडबैक्स, कैटेगरीज एंड कार्ड्स। ये डिफरेंट टेबल्स हैं। इन टेबल्स को हमने यूज़ करना है, ठीक है।
तो हमारी एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं, रन करके एक दफ़ा कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा साथ साथ। लोकल हो उस पर जो आपके फोल्डर का नाम है, फोल्डर का नाम है माई गिफ्ट स्टोर, ठीक है। ये देखें, ये हमारा गिफ्ट टूल्स जो है उसका नाम मैंने रखा है गिफ्ट स्टोर का, ठीक है। आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें होम है, शॉप्स है, शॉप में जो प्रोडक्ट्स हमारी डिफरेंट डिस्प्ले में आ रही हैं प्रोडक्ट्स वो हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद वायस यानी कि हमारी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट जो है वो चीज़ें लगाई हुई हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे यूज़र जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन दे के कोई क्यूरी पूछना चाहता है तो वो क्यूरी मैसेज कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा इंटरफेस है अभी, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो यूज़र है, यूज़र जो है वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए लॉगिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं लॉगिन पेज पे जाते हैं, हमारा पहला काम जो है वो हम लॉगिन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें जो है वो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो लॉगिन यूज़र जो है ना वो दो किस्म के हैं, एक एडमिन है और एक कस्टमर है, ठीक है। एडमिन हमारी एप्लीकेशन को सुपरवाइज़ करेगा, जबकि कस्टमर हमारी उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रोल है वो एडमिन का है। एडमिन ने चीज़ों को मैनेज करना है, मैनेज करने के बाद फिर उसने कस्टमर ने उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले हम एडमिन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मेरे टेबल जो है वो यूज़र्स का टेबल है, और यूज़र्स के टेबल के अंदर जो है वो शायद यूज़र टाइप भी है। देखें यूज़र, ये देखें ये यूज़र टाइप जो है, ये नेम जो है वो यूज़र आईडी एडमिन है, पासवर्ड भी इसका एडमिन है, और ये जो है ये यूज़र टाइप इसकी एडमिन है, यानी कि ये वाला यूज़र जो है ये हमारा एडमिन है, ठीक है। तो अब हम इससे पहले एडमिन पे से लॉगिन होंगे, तो जो एडमिन का काम होगा वो सारा ये करेगा, ठीक। एक बार दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात जो चीज़ वो ये है कि ये जो यहाँ पर ना हमने रजिस्ट्रेशन जो पेज रखा हुआ है, यहाँ पे ये यूज़र है ना, यूज़र की टाइप से हमें पता चल जाएगा ये एडमिन है या क्या है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और काम भी किया हुआ है कि यहाँ पर जो है ना जब आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे ना तो ये यूज़र की रजिस्ट्रेशन है, एडमिन की रजिस्ट्रेशन नहीं है। एडमिन की रजिस्ट्रेशन हमने मैनुअली की हुई है या अलग उसका इंटरफेस बनाया हुआ है, ताकि हर बंदा जो है वो एडमिन से ना रखे, क्योंकि एडमिन जो है ना वो एक आप समझ लें कि ओनर है इस एप्लीकेशन का, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एडमिन को एक्सप्लेन करता हूँ एडमिन के रोल को, फिर जब मैं यूज़र को रजिस्टर करूँगा फिर मैं रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम एडमिन पे चलते हैं, पासवर्ड उसका लगा देते हैं एडमिन, यूज़र आईडी एडमिन और पासवर्ड इसका एडमिन दे देते हैं। देने के बाद सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ जी, ये मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया, ये जो है ये हमारे पास एडमिन पैनल ओपन हो गया। अब एडमिन पैनल में यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ये दरअसल रिज़ल्ट्स हैं जो जनरेट करी हमारी एप्लीकेशन एडमिन को बताने के लिए, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम आसानी से काम करना शुरू करते हैं कि हमने कैसे आसानी क्या क्या चीज़ों को पहले किया, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट जनरेशन है ये काम आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसलिए इससे पहले मैं कैटेगरीज पे काम करता हूँ जो सबसे बेसिक काम है हमारा, ठीक है। अब ये देखें, आपने ये समझना कि ये कैटेगरी पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ना एडमिन सब जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको लिंक में नज़र आ रहा है ना, ये एडमिन का बेसिक रोल है, यानी कि एडमिन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एडमिन ने परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे होम में जो है ये उसका रिज़ल्ट आ रहा है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो एडमिन जो है वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए सबसे पहले कैटेगरी पे क्लिक करेगा, डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज को मैनेज कर सकता है। मैनेज से क्या मुराद है, मैनेज से मुराद ये है कि उस कैटेगरी को वो ऐड कर सकता है, न्यू कैटेगरी के ज़रिए उसको एडिट कर सकता है और उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेबल में काम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम एक टेबल में इमेज डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी में गए, न्यू कैटेगरी पे। अब यहाँ पे हम डाटा को शो करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप यूज़र नया ऐड करेगा फिर क्या करेगा, वो कैटेगरी पे क्लिक करेगा। तो दरअसल यहाँ से हम पहला काम शुरू करेंगे, ठीक है।
ताकि ये काम को आपको आसान लगे, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यूज़र जो है वो कैटेगरी के टेबल में डाटा एंटर करेगा। अब ये जो पेज है, पेज का नाम क्या है, न्यू कैटेगरी डॉट PHP। आपने यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी है कि किस पेज पर हम गए हैं। ठीक है, अब इस पेज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, न्यू कैटेगरी डॉट PHP। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूज़र से के फ्रंट एंड से हम डाटा लेंगे, जैसे टाइटल डालेगा यूज़र और डिस्क्रिप्शन डालेगा प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालने के बाद एडमिन है इधर यूज़र है ना, तो वो इमेज को सिलेक्ट करेगा, इमेज सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेगा। तो जैसे सबमिट करेगा तो यहाँ का डाटा किधर चला जाएगा, डाटाबेस में कैटेगरीज के टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, कोड करते हैं। पेज का नाम क्या है, न्यू कैटेगरी डॉट PHP। इस पेज पे चलते हैं। एडमिन में गए, ये एडमिन का फोल्डर है। अब एडमिन के फोल्डर में ये सारा काम हो रहा है। यहाँ पर हम जाते हैं न्यू कैटेगरी। अच्छा जी, ये हम न्यू कैटेगरी वाले पेज में हैं। ठीक है, न्यू कैटेगरी वाले पेज में सबसे पहले जो है वो हमने याद रखें कि जब भी आपने PHP का कोड लिखना होता है तो ये सबसे पहले आप उसकी जो है ना ये लगाते हैं सिंबल। इससे पता चलता है जो इसके अंदर होगा कोड वो PHP का होगा। इसके अंदर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कॉन्फ़िग फाइल को। कॉन्फ़िग डॉट PHP ये क्या है, ये हमारी कन्फिग्रेशन फाइल है जिसके अंदर डाटाबेस की कनेक्टिविटी होती है। जैसे ये देखिए, ये हमारी कॉन्फ़िग फाइल है जो मैंने अभी सबसे पहले खोली थी। इसमें हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर लोकल होस्ट रखा हुआ है, लोकल होस्ट हम लोग यूज़ करें जिसका नाम है रूट, और डाटाबेस जो हम यूज़ करें गिफ्ट स्टोर DB। ठीक है, ये हम क्यों करें, ये हम यहाँ पर अपनी डाटाबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ यूज़ करें। ठीक है, और सेशन हम यहाँ पे किस लिए यूज़ करें, जब आपने एक पेज से डाटा दूसरे पेज में लेके जाना होता है, जैसे आप यूज़र ID वगैरह, तो उस वक्त ना हमें सेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखने के लिए ना हम एक पेज से जब दूसरे पेज में डाटा भेजते हैं ना, तो वो हम कहते हैं कि वो डाटा हमारा कौन सा हमें याद है, तो उसके लिए हम सेशन यूज़ करते हैं। जब अभी आएगा आगे लॉगिन का पेज तो फिर मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने डाटाबेस बताई कि लोकल होस्ट में रूट हमारा बेसिक है, उसके अंदर जो है डाटाबेस का नाम जो है, ये रूट जो है वो सर्वर का नाम है। ठीक है, उसके बाद जो है वो गिफ्ट स्टोर DB ये डाटाबेस का नाम है। उसके बाद अगर ये डाटाबेस कनेक्ट नहीं होती, उसमें कोई एरर आता तो हमारा कनेक्शन फेल हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है ये इसको कन्फिगर किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये जो कोड है ना, ये हमें सेशन से जो यूज़र आएगा, ये अब हम सेशन यूज़ कर रहे हैं, जो एडमिन है ना दरअसल वही हमारा यूज़र है इसमें, तो उसका नाम हमने यूज़र नेम सेशन से लिया। इसको मैं आगे जब लॉगिन करूँगा तो तब बेहतर एक्सप्लेन होगा। उसके बाद मैसेज में हमने वैल्यू डाली। अब जब भी हमने बटन पर क्लिक करना होता है ना, तो फिर हम उसे चेक करते हैं इस सेट का मेथड तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी बटन पर क्लिक चेक करना चाहते हैं बटन पर क्लिक हुआ कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अभी हमने सेव के बटन पर क्लिक नहीं किया, तो अभी ये जो हमारा कोड है, ये जो इफ़ है कि ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो अभी ये हमारा कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं नीचे जो है वो मैंने हेडर फाइल और नैव बार लगाई हुई है। ये जो दो फाइल है, हेडर फाइल जो है वो हमारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर रही है, जबकि नैव बार जो है वो हमारा नेविगेशन को एक कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देख लें हेडर फाइल क्या है, हेडर डॉट PHP, इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये देखें, ये हमारी हेडर डॉट PHP है। अब बार बार हमें ये जो लाइब्रेरीज को ऐड करना पड़ता है, जो हमने क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप को ऐड करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये देखें, हमने बूटस्ट्रैप को ऐड किया है, फिर CSS को लिंकअप किया है, स्टाइल शीट को लिंकअप किया है, रिस्पॉन्सिव CSS जो हमने लिया है उसको यूज़ करना पड़ता है। ये हर जगह पे हमने यूज़ करना था, तो बजाय इसके कि हर जगह पे बनाने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने एक ही जगह पे हेड में उसे रख दिया, ताकि जो है ना अगर मुझे चेंज करनी पड़ी तो ये मैं हेडर को चेंज करूँगा तो यहाँ से चेंज आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमने जो है ये फेव आइकॉन जो है, ये शॉर्टकट आइकॉन जो हमारे सामने नज़र आ रहा है,
यहाँ पर ये जो आपको सामने गिफ्ट उसका आइकॉन नज़र आ, ये भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस हेडर फाइल, ठीक है। उसके बाद जो नैव है, नैव बार क्या होता है, ये जो हमारी ये वाली नैव बार है, ठीक है, ये जो आपको नैव बार नज़र आ रही है, ये जो है ये हमारी किस में नज़र बनी हुई है, ये हमारी बनी हुई है नैव में। तो इसको भी देख लेते हैं, ये देखिए नैव बार डॉट PHP, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर ये जो है ये हमने जो है वो एक डिव लगाई है, डिव के अंदर हमने हेडर लगाई है, हेडर सेक्शन में हमने नैव का टैग लगाया, ठीक है, और उसके अंदर हमने जो है यहाँ पे किया। अब यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें अपना क्या कहते हैं इसका कोड, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी टाइटल जो है, अपनी एप्लीकेशन का टाइटल, ये जो गिफ्टूज है इसको चेंज करना चाहें तो आप ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बाकी ये हमारे लिंक्स लगे हुए हैं, हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं, आइकॉन लगे हुए हैं, ये जो है ये हमारे पास क्या है कि ये जो है ये हमारे ये जो चीज़ें हैं ये हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो लॉग आउट है, लॉग आउट के लिए ये आपको सिंबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये आइकॉन लगा हुआ है, ठीक है। ये जो आइकॉन है ये आई से स्टार्ट हुआ हुआ है, ये देखें। इसके लिए फ़ॉन्ट ऑसम मैंने यूज़ किया लाइब्रेरी, फ़ॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी का लिंक जो है CDN जो है वो मैंने हेडर में रखा हुआ है और यहाँ पर मैं उसको यूज़ करूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपना फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन कर लिया हुआ, ठीक है। हेडर और नैव बार इसका ताल्लुक, हेडर में हमने वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया हुआ है, फ़ॉन्ट ऑसम को इंक्लूड करवाया हुआ है, बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाया हुआ है, जबकि नैव बार में हमने लिंक्स वगैरह को इंक्लूड किया हुआ है। देन आते हैं हम न्यू कैटेगरी में। न्यू कैटेगरी के फॉर्म में हम ने ये जो है बताया कि ये पोस्ट मेथड है और ये न्यू कैटेगरी डॉट PHP वाले पेज से हम लोग में जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर अब आप ये देखें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पेज के अंदर ना, कैटेगरी वाले पेज के अंदर हम इमेज भी सेव करवा रहे हैं डेटाबेस में। तो जब भी आप इमेज सेव करवा रहे होते हैं तो फिर आपको फॉर्म पे एलिमेंट के अंदर जो है ना आपको इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट डाटा ये देना लाजमी है, अदरवाइज़ आपका इमेज जो है वो सेव नहीं होगा। देन हमने एक क्लास को सेंटर में डिव बनाई, जिसमें की क्लास है सेंटर, उसके अंदर टेबल जो है वो हमने बनाया। टेबल के अंदर आप ये देखें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारे हमारे इनपुट एलिमेंट्स हैं, फॉर्म एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं। ये सारे ये जो हैं ये हमारे पास इनपुट एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे यूज़र जो है वो हमें कोई डाटा देगा जिसको हम सेव कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ जैसे ठीक है। ये रिस्ट वॉच फॉर गर्ल्स जो है यहाँ पे मैंने एक लिखी है आइटम टाइटल, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके यहाँ से मैं कोई चूज़ कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल चॉकलेट ही पड़ी हुई है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको जो है वो बाद में फिर चोको कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे जो फ्रंट एंड का डाटा है ये सबमिट होगा इसके सर्वर पर। देखें ये हमारे पास इनपुट फाइल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये जो इमेज है ये हमारे पास वो फाइल अपलोड का ही इनपुट टाइप फाइल जो है, ये जो है ना ये इनपुट चूज़ फाइल, ये इनपुट टाइप फाइल है, ठीक है। जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे इसके नीचे ये देखें सबमिट का बटन है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा जाएगा यहाँ पर सेव के अंदर, क्योंकि उस सबमिट के बटन का नाम सेव है, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे कि इमेज की फ़ाइल जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर इमेज की फ़ाइल जो है वो एम्प्टी है यानी कि यूज़र ने
फ़ाइल को सिलेक्ट नहीं किया हो तो एरर आ जाएगा। अदरवाइज़ जो हम उसका फ़ाइल का नाम लेंगे, फ़ाइल की टाइप लेंगे, और अभी हम उसे बता रहे हैं कि तुम सिर्फ यही चीज़ें जो है ना वो ऐड कर सकते हो, जेपीजी, पीएनजी, जेपैग, जिफ वगैरह, ठीक है। तो उसमें से हम देख रहे हैं कि अगर वो है तो उसका इमेज लेके, अगर वो हमारी अलाउड टाइप में से है, यानी कि अगर मैंने जो इमेज अपलोड करूँ वो इन्हीं टाइप में से है, तो क्या करो, उस इमेज का कंटेंट ले लो और इमेज का नाम ले लो। ये जो इमेज का कंटेंट है ना, दरअसल ये हमारे काम की चीज़ है जिसको हमने डाटाबेस में सेव करवाना है, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट, क्योंकि हम फॉर्म में पोस्ट एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं डाटाबेस में फॉर्म सेंड करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट से ही वैल्यू ले रहे हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। और टाइटल और डिस्क्रिप्शन पोस्ट से लेने के बाद ये इन वेरिएबल टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डाली, और नीचे जो है सिंपल हमने क्यूरी लगा ली कैटेगरीज की, इंसर्ट इनटू कैटेगरीज टाइटल डिस्क्रिप्शन फ़ोटो, और उनकी वैल्यू जो है वो ये आ रही हैं, ठीक है। ये हमारी क्यूरी है। अब इस क्यूरी में से क्या होगा, इस क्यूरी से ये होगा कि ये क्यूरी जो है जब चलेगी, ये अभी हमने क्यूरी बनाई है और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो रही है। क्यूरी हम कहते हैं किसको हैं, क्यूरी हम ऐसी इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं या कोड को कहते हैं जिसके ज़रिए हम डेटाबेस के साथ कोई काम करवाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्यूरी क्या लिखा है, इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू कैटेगरी, यानी कि कैटेगरीज के टेबल में डाटा को इंसर्ट करो। तो जब डाटा इंसर्ट होगा तो ये हमें पता चल जाएगा, तो उस सूरत में हम इंसर्ट करने के बाद कैटेगरी के पेज में वापस नेविगेट कर देंगे। ये जो है हेडर का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, हेडर का फंक्शन यूज़ होता है जनाब जब आपने कोई एक पेज से डाटा दूसरे पेज में भेजना है। तो यहाँ पर मैं अब सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो अब ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये आ रहा है चोको, ठीक है। ये चोको का जो है वो मेरे पास एक आ गया डाटा जो मैंने अभी इंसर्ट किया, कैटेगरी आ गई, ठीक है। ये कैटेगरी मेरे पास पहले ही भी है चॉकलेट ब्राउन, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये देखें, अब हम यहाँ पे ये देखें, अब ये कैटेगरी में पेज, पहले आपने क्या किया, टेबल के अंदर डाटा डाला, अब आप टेबल के अंदर डाटा ले रहे हो, और यहाँ पे आपने कौन से टेबल में डाटा डाला जिसमें इमेज भी डालना था। तो इस तरह से आपने ये चीज़ सीखी कि जब आपने इमेज टेबल में डालना हो तो वो उसमें हम फिर कैसे काम करते, वो मैंने आपको बताया। अब जो है, अब हम इस पेज पे जाते हैं जिसका नाम कैटेगरी है, और इसमें देखते हैं कि हम ये डाटा डिस्प्ले कैसे करवा रहे हैं। अब मैंने ये हेडर और नेव बार एक्सप्लेन कर दिया, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बताने की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक हाइपर लिंक लगाया है जिसका नाम है न्यू कैटेगरी, ये आप देख सकते हैं, ये न्यू कैटेगरी का हाइपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है हम नीचे जाते हैं। अब यहाँ पर ना हमने एक क्यूरी बनाई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज। आप इस क्यूरी को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ये तरीक़ेकार है जब आपने डाटाबेस में से डाटा लेना है, जब जैसे आपने डाटाबेस से डाटा लेना है तो आपने वो क्यूरी लगानी है, सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी, यानी कि कैटेगरीज के टेबल से सारा डाटा ला दो, डाटा ला के किस में डालो, इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में डालो, ठीक है। और फिर आपने देखना है यहाँ पर, अब ये देखें, ये यहाँ पे अब फिर PHP का कोड आ गया ना, यहाँ पे PHP लिखा हुआ, अब ये PHP का कोड है। इफ़ रिज़ल्ट, अब ये जो है ना, ये हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट खाली तो नहीं है, और अगर रिज़ल्ट फॉल्स होगा ना तो इसका मतलब है ये जो है ना, इसमें डाटा कोई पड़ा नहीं है, क्यूरी गलत लगी है। तो इस वजह से हम पहले इसको देख रहे हैं रिज़ल्ट ठीक है, और उसके बाद उसको चेक करें रिज़ल्ट खाली तो नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगर हमारा डाटा खाली होगा ना तो एरर आएगा, इसलिए एरर से बचने के लिए हम ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट से डाटा आ रहा है और डाटा खाली नहीं है, ठीक है। सिंपल ज़ुबान में आप ये कर रहे हो कि डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कैटेगरीज के टेबल में डाटा पड़ा हुआ है उसको देख लें। अगर वो डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है कैटेगरीज के टेबल के अंदर, तो डेफिनेटली इधर भी आएगा। रिज़ल्ट की रोज़ चेक करेंगे, उसकी रोज़ जो है वो 0 से ज़्यादा होगी, यानी 1 2 3 जितनी भी होगी। अभी आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये इसको मैं
ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं दोबारा, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 रोज़ बनी हुई हैं। अब ये 4 डाटा हमारे पास मौजूद है, 4 रोज़ का डाटा, ठीक है। तो इस सूरत में हमारी रोज़ कितनी है, 4 हैं। तो अब एक रो को उसने पकड़ना है, रो इक्वल टू रिजल्ट फेच एसोसिएट। अब ये क्या करें, यहाँ पे हमने फेच एसोसिएट का फंक्शन जब यूज़ किया ना, तो हमें ये सिंपल एक रो देगा। उस एक रो को हमने डाला इस वेरिएबल जिसका नाम है रो, ठीक है। अब हमारे पास एक रो आई और लूप में लगाई हुई है, ये लूप चलती रहेगी जब तक हमारी रोज आती जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास आएगी आगे। हम इसमें से क्या ले रहे हैं, इसमें से हम 3 चीज़ें ले रहे हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और फोटो। सबसे पहले इमेज जो है वो ये टेबल के अंदर इमेज लगाया है, इमेज का टैग है, इमेज के टैग में जो वैल्यू आ रही है वो ये देखें, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो इमेज को शो करवा रहे हैं, ठीक होगी बात, और उसकी विड्थ और हाइट को सेट कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने इमेज लगा दिया और उसके बाद ये जो है ये इमेज की विड्थ और हाइट सेट कर दी ताकि इमेज ख़राब ना लगे। उसके बाद इको करवाया, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को इको करवा दिया। तो इस तरह से हमारा जो है ना वो एक टेबल के अंदर एक कॉलम में हमने इमेज रख दिया, जबकि दूसरे कॉलम में हमने क्या किया, टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल दी, ठीक है। और उसके साथ ही हमने ये जो 2 नीचे लिंक लगा दिए, एक एडिट का और एक डिलीट का लगा दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक एडिट का लगा हुआ है, एक डिलीट का लगा। इस तरह से हमारा डाटा जो है वो काम कर रहा है।